आज हम लोग कवर करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पहला सवाल लेते हैं। पहला पॉइंट है मेरा, द लोसार फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। लोसार फेस्टिवल जो है, लोसार त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मोनपा ट्राइब। मोनपा ट्राइब के लोग के द्वारा ये मनाया जाता है। हु आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि अरुणाचल प्रदेश का जो है कि वासी माना जाता है। ठीक है, उसी के द्वारा जो है, यही मोनपा ट्राइब के द्वारा लोसार फेस्टिवल को मनाया जाता है। लोसार इज 3 days फेस्टिवल। ये लोसार जो मनाया जाता है 3 दिन तक मनाई जाती है कंटिन्यूअस, विच इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो इन तवांग। ये जो कि धूमधाम से तवांग में क्या होता है, इसको मनाते हैं हम लोसार फेस्टिवल को। ठीक है, नेक्स्ट है कि द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व टू वार्ड ऑफ एविल्स स्पिरिट्स एंड वेलकम द न्यू ईयर दैट शेल बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो मनाया जाता है नए वर्ष के स्वागत में, जो कि अदमंतर आत्मा से इसका स्वागत किया जाता है, इसी को जो है कि हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर उसके कुछ दृश्य हैं जो किस तरीके से ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लोसार फेस्टिवल ये जो मनाया जा रहा है, लोसार फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अच्छा, तो आगे देखेंगे, तो मार्किंग द स्टार ऑफ स्प्रिंग एंड द डे ऑफ द लूनार कैलेंडर, लोसार इज पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लूनार कैलेंडर के अनुसार जो है कि ये इसे मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मोनपा ट्राइब हु आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिंस 500 BC। ये जो है कि मोनपा ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो है ये 500 ईसा पूर्व से इसको मनाया जा रहा है। मोनपा ट्राइब प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी एंड फॉलो द बुद्धिस्ट रीजन। और वहाँ के ट्राइब जो है बुद्धिस्ट कल्चर को जो है कि फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें है कि अरुणाचल प्रदेश इज इन अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है। इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्स्टवाइल, है ना, अर्स्टवाइल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रीजन एंड बिकेम अ स्टेट ऑफ 20 फरवरी 1987। इसका जो स्थापना किया गया 20 फरवरी 1987 को, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रीजन के रूप में हुआ था। इसकी एरिया है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। कैपिटल इसकी है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं पेमा खांडू, जो अभी एट प्रेजेंट है। ऑफिशियल एनिमल वहाँ का है गायल। ठीक है, पॉपुलेशन है 12.6 lakhs। ठीक है, 12.6 लाख वहाँ का फेस्टिवल है। द करेंट गवर्नर इज BD मिश्रा, वहाँ के जो कि राज्यपाल हैं वहाँ के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब चलिए कुछ हम लोग देखते हैं क्या कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है। पुलिकट झील जो है, मैंने बोला कि मिसलेनियस लिया है मैंने इसमें। यह भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश के चरम दक्षिण पूर्वी हिस्से से तमिलनाडु के निकटवर्ती हिस्से में तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी लंबाई लगभग 30 मील और चौड़ाई 3 से 10 मील है पुलिकट झील का। झील में पुलिकट पक्षी अभयारण्य शामिल है। क्या झील में पुलिकट जो है कि ये पक्षी अभयारण्य यहाँ पर शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, तो पुलिकट झील है। नेक्स्ट चलते हैं हाई कोर्ट के बारे में। उच्च न्यायालय देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 जो है ये रीट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है किसको? उच्च न्यायालय को। यह उच्च न्यायालय को राज्य में मौलिक अधिकार के परिवर्तन और अन्य उद्देश्यों के आदेश या निर्देश का अधिकार देता है। जारी करने का क्या होता है कि अधिकार देता है। रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के समान है, अनुच्छेद 32 के समान है। ठीक है,
चलिए, हालांकि अनुच्छेद, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि हालांकि अनुच्छेद 332 जो है 226 के तहत कुछ अंतर है जो निम्नानुसार है। अब देखिए निज में कैसे क्या क्या डिफरेंस इसमें है ना, तो हम लोग उसको देखेंगे आखिर दोनों में क्या अंतर है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर क्या है। अनुच्छेद 32 कहता है कि रीट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति चाहिए। रीट जारी अनुच्छेद 226 रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का शक्ति चाहिए 32, इसमें जो है कि हाई कोर्ट ही चाहिए। जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तब जारी किया जाता है। जब यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो अनुच्छेद 32 जारी होगा, क्योंकि यहाँ होता है कि जब मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों के सामान्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, इसका तब जो है कि इसका किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसकी एक संकीर्ण अधिकारिता है, क्योंकि यह रीट जारी करने के लिए बाध्य है। ये संकीर्ण ब्रॉडर से नैरो सेंस है ये। इसकी एक व्यापक अधिकार क्षेत्र तक पहुंच है, क्योंकि इसके पास रीट जारी करने के सर्वाधिक स्वविवेक से क्षेत्राधिकार है। स्व अपने विवेक से जो कि क्षेत्र का इसके पास अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार पूरे क्षेत्र यानी भारत के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह है क्या, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र एक या अधिक राज्यों तक सीमित है। एक या अधिक राज्यों तक जो है कि यह सीमित है। तो समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्रम में हम देखेंगे कि अब अनुच्छेद 222 को भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 222 कहता है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीश के हस्तांतरण से संबंधित है। ये अगर जस्टिस सब जो है यानी एक उच्च न्यायालय से यानी जो भी होगा केस पेस्ट जो कि ट्रांसफर वो स्थानांतरण कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 219 कहता है उच्च न्यायालय के जज की शपथ का व्यवस्था करेगा। वह राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। ठीक है, अनुच्छेद ये कौन सा, अनुच्छेद 219। ठीक है, अच्छा। अनुच्छेद 224 कहता है कि उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति में से संबंधित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है रीट प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश है। ये रीट के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, रीट जो है कि प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश है। रीट जो है प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश है। तो वो कैसा कैसा आदेश, रीट के कुछ प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ है कि का शरीर होना, का क्या होना, शरीर होना। यह अदालत द्वारा एक व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है इससे पहले कि शरीर को प्रस्तुत करने के लिए, है ना। यानी कि बिना जो कि कहे सुने किसी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी देखा जाएगा वो सही सलामत है कि नहीं, या उसका जो मेडिकल चेकअप कराया जाता है और 24 आवर्स के अंदर ही उसे जो है कि अधिकार प्राप्त होता है कि अपने आप को प्रस्तुत कर पाए कि वो सही है या गलत है। परमादेश, जिसका अर्थ होता है हम आज्ञा, यह एक सार्वजनिक अधिकारी को एक अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है जिसे वह विफल रहा या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, परमादेश उसे कहते हैं। उसके बाद है क्या, उत्प्रेषण लेख। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को या तो बाद में लंबित किसी मामले को स्थानांतरित करने या बाद के आदेश को हटाने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है ताकि बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक रोका जा सके। इसी को हम लोग प्रतिषेध कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा के बारे में, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट से यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका अवधारणा के बारे में। इसका अवधारणा है
कि प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग कृषि अवधारणा जो है कि एक अलग की अवधारणा है कि प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग कृषि पद्धति का पालन करता है। प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग कृषि पद्धति का पालन करता है। फसल के प्रकार और कृषि के पैमाने, ये हम लोग कृषि का देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को, पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है। यानी वहाँ के पैमाना क्या है, वहाँ का मिट्टी कैसी है, वहाँ के आधार कैसे है, वहाँ का मौसम कैसा है, उसके अनुसार जो है कि कृषि अपनाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। जैसे देखते हैं क्या, झूम खेत, झूम कृषि के बारे में हम लोग अब देखते हैं। झूम कृषि एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है, ट्रांसफरेबल जो है कि कृषि है। इस बार यहाँ पर हुआ तो अगला बार नहीं होगा, दूसरा जगह करेगा, ये दूसरे स्थान पर। यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह एक स्थानांतरित कृषि अभ्यास है। इसे आग पड़ती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि ऐसे ही छोड़ दी जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, वह भूमि को साफ किया जाता है, वन भूमि को साफ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। खेती के लिए किए गए क्षेत्र आमतौर पर छोटे होते हैं। झूम कृषि की ये सब टाइप हुआ करती, प्रकार हुआ करती, कैसे कैसे हम लोग झूम कृषि को कहते हैं। फसल व्यवसाय की छोटी अवधि लंबी पड़ती अवधि के लिए वैकल्पिक होती है। इस खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च, चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। किसान अस्थायी रूप से किसी भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है, पूरा पर नहीं, भूखंड पर करता है। जब मिट्टी के क्षय के कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो वे दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। जब वहाँ पर देखा कि जो उर्वरा शक्ति घट गई वहाँ का, तो दूसरे जगह वो खेती के लिए चले जाते हैं। जैविक कृषि के बारे में जानते हैं हम लोग। यह कृषि प्रणाली एक विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के लिए पोषक तत्व को मुक्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों, जैव उर्वरक के साथ जैसी जैविक अपशिष्ट, फसल, पशु और खेत अपशिष्ट और अन्य जैविक सामग्री का उपयोग करके फसल उगाना है। जैविक खेती में प्रयुक्त तकनीक क्या क्या है कि फसल चक्र, खादी, हरी खाद, जैविक कीट नियंत्रण खाद, ये सब जो है कि फसल इसमें अपनाते हैं, है ना। फसल चक्र मीन्स होता है क्या कि इस बार ये फसल उगाए तो अगला बार दूसरा फसल उगाएंगे। हरी खाद देना, उसका जैविक कीट नियंत्रण सबका प्रयोग करना और खाद बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 ओलंपिक पद जीतने वाली पहली महिला कौन है? 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला है कि जैसे है साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी। तो ये हमारी पीवी सिंधु है। ठीक है, 2 ओलंपिक पदक इसने जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2013, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न 2016, पद्म श्री 2015 और पद्म भूषण 2020 में मिला है। उसने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो हमारे पीवी सिंधु के बारे में ये था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसे ओलंपियाड का खेल भी कहा जाता है। इसका प्रबंधन और संचालन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने की थी। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। साक्षी मलिक एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है और उन्हें रियो 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक वर्ग 58 kg में जीता था। उन्होंने 58 kg वर्ग में जीता था। मिताली राज एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। दीपिका कुमारी एक भारतीय तीरंदाज है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य मेरा आंध्र प्रदेश था, है ना। पट्टू श्री रामल्लू के
अनशन के बाद जब उसका देहांत हो गया था, वही भाषाई आधार पर ही राज्य गठन के लिए उन्होंने अनशन जो है कि चलाया था, है ना। तो चलिए हम लोग इसके कुछ तथ्य को देख लेते हैं। तो पहला है, आंध्र भाषाई आधार पर मान्यता प्राप्त पहला भारतीय राज्य था आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामल्लू ने 19 अक्टूबर 1952 से आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। पोट्टी श्रीरामल्लू की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु आंध्र राज्य के गठन की ओर ले जाती है। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में एक अलग राज्य आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्वसन के सवाल पर गौर करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी क्षेत्र का गठन 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से किया गया। कुर्नूल आंध्र राज्य की एक राजधानी है। कुर्नूल टी प्रकाशम आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1953 में आंध्र राज्य के गठन के बाद अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग रखी। ठीक है, 1956 में आंध्र राज्य को बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के ने भारतीय राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया, उन्हें भाषाई रेखाओं के साथ व्यवस्थित किया। स्टेट्स पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और इन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया इस पर। ठीक है, तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वॉच करने के लिए।